नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कविता क्या है निबंध, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह निबंध आपके यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के इकाई 9 में दिया गया है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आज की हमारी यह क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि कविता क्या है निबंध एक महत्वपूर्ण निबंध है आपके यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम का। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं परीक्षा से संबंधित यानी कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इस निबंध के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी रचना के रचनाकार का जन्म वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस कारण से हम अपने कक्षा की शुरुआत इसी तथ्य से करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 2 फरवरी 1941 को हुई थी। इस तरह से 1884 से लेकर के 1941 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समयकाल है। हिंदी भाषा में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के अलावा कहानी, निबंध, साहित्य एवं साहित्य इतिहास में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी प्रमुख पुस्तक है। ये आपके यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के यूनिट 2 में हैं और लगभग हिंदी के सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बीए, एमए हो, सब हिंदी साहित्य के जितने भी हम पढ़ते हैं उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण बुक है। इसके बिना आपका हिंदी साहित्य अधूरा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा उनकी रचनाओं पर आधारित कृतियाँ पद्मावत, भ्रमरगीत सार, चिंतामणि, त्रिवेणी, प्रतिनिधि, निबंध आदि बहुचर्चित हैं। तो इसमें पद्मावत, भ्रमरगीत सार और चिंतामणि ये तीनों तो आपके पाठ्यक्रम में होंगे ही। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कविता क्या है निबंध की विषय वस्तु के बारे में। कविता क्या है आचार्य शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की है। काव्य शास्त्र आपके एग्ज़ाम में देखिए यूनिट 3 में ये दिया गया है ना, जिसमें आप भरत मुनि, भामा, दंडी ये सब आचार्यों को पढ़ते हैं। तो इसलिए इनका भी जिक्र आपको इस निबंध में देखने के लिए मिलेगा। तो इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की है। उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ साथ इस निबंध का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया है। तो देखिए इस निबंध में ना आपको अलंकार के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा और अलंकार से संबंधित आचार्यों का जिक्र भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह से रस से संबंधित आचार्य भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, मतलब उनका जिक्र भी इसमें हुआ है। तो इस तरह से ये काव्य शास्त्रीय मान्यताएं इन्होंने प्रस्तुत की है। आगे जब हम निबंध पढ़ेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। 1909 के निबंध और 1939 के निबंध। देखिए यहाँ पे 2 सन का जिक्र इसलिए है क्योंकि चिंतामणि जो है वो 1909 में मतलब 1909 में यह निबंध जो है प्रकाशित होती है। उसके बाद 1939 में भी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 2 वो प्रकाशित करते हैं। तो इस तरह से उनके 1909 के निबंध और 1939 के निबंध इसमें वैचारिक परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि चिंतामणि भाग 1, भाग 2 ये क्रम से प्रस्तुत होते हैं ना, मतलब क्रम से प्रकाशित होते हैं। तो एक 1909 में होता है, फिर एक 1939 में फिर से होता है। संक्षेप में कहें तो काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद और लोक मंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है उसी को यह निबंध मूर्त रूप देता है। तो देखिए रसवाद यानी कि रस दशा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। लोक मंगलवाद, तो ये जब आप काव्य शास्त्रीय मान्यताएं पढ़ेंगे तो इसमें आप समझ पाएंगे कि रसवाद क्या है, लोक मंगलवाद क्या है। और उसके बाद अगर आप कविता क्या है निबंध पढ़ते हैं तो आपको ये निबंध जो है ज़्यादा समझ में आएगा। और उसी को यह आप जो है मेरे चैनल पर जा कर के काव्य शास्त्र के जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने वक्रोक्ति सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत इसको बहुत ही छोटे-छोटे वीडियोस बनाकर उसे समझाने की कोशिश की है, जो आपके परीक्षा से के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। और
अभी रिसेंट एग्ज़ाम में उससे कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है कि इस निबंध में शुक्ल जी ने 14 प्रकरण उठाए हैं। 14 प्रकरण एक्चुअली कविता क्या है, यदि हम इसको एक प्रकरण ना माने, मतलब ये तो शीर्षक है, तो यदि हम इसको प्रकरण नहीं मानते हैं तो 13 ही खंड होते हैं, है ना? तो 13 खंड आप मान के चलिए, क्योंकि कविता क्या है तो शीर्षक है। तो इसमें आप देख सकते हैं सभ्यता के आवरण और कविता, ये पहला हो गया। कविता और सृष्टि प्रसार, फिर है मार्मिक तथ्य, फिर काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। तो इसमें देखिए, जो भी प्रकरण है, प्रकरण को हम खंड भी बोल सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं कि कौन से खंड जो है कविता क्या है, निबंध के हैं। तो आपको उस दृष्टिकोण से इन सभी खंडों को एक याद रखने की आवश्यकता है। कम से कम आपको इतना याद ज़रूर रहना चाहिए कि जब आप ऑप्शन देखें तो बता सकें कि यह खंड जो है कविता क्या है, निबंध में दिया गया है या नहीं। आपको कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम में इनका नाम देख कर के एक रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि यह जो है कविता क्या है, निबंध से संबंधित है या नहीं है। तो इसमें देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला खंड है तो इसमें कविता है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं। दूसरे खंड में भी कविता है, चौथे खंड में काव्य है ना? ऐसे ही आप देख सकते हैं 10वें खंड में कविता की भाषा है। इसी तरह 12वें खंड में कविता पर अत्याचार है। तो यहाँ पर भी आपको कविता शब्द मिलेगा, इसमें भी कविता शब्द मिलेगा। तो जिसमें आपको कविता शब्द मिल रहा है वो तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो खंड जो जिसमें कि आपको कविता शब्द नहीं मिलता, जैसे मार्मिक तथ्य, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, अलंकार, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसमें भी आप जो है देख सकते हैं कि कविता का उद्देश्य क्या होता है, तो मनोरंजन उत्पन्न करता है, सौंदर्य उत्पन्न करता है, चमत्कार उत्पन्न करता है, अलंकार उसमें देखने को मिलता है, भावना या परिकल्पना उसमें देखने को मिलती है, मार्मिक तथ्यों का उद्घाटन उससे होता है। और ये एक जो है 5th नंबर का मनुष्यता की उच्च भूमि, तो ये आप एकदम से याद रख सकते हैं, बाकी तो आप कॉमन सेंस से लिंक कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं इस निबंध की बात करूं तो यह एक विचारात्मक निबंध है और 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आपके एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि कविता क्या है, किस प्रकार का निबंध है, तो विचारात्मक। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो सरस्वती। कब हुआ था, तो 1909 में सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ है 1909 में। लेकिन वो 1939 में फिर से प्रकाशित होता है, किसमें, चिंतामणि भाग 1 में। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1939 ईस्वी। और चिंतामणि क्या है, चिंतामणि है निबंध संग्रह, यानी कि कविता क्या है, निबंध जो है निबंध संग्रह में कब संकलित हुई, कब प्रकाशित हुई, तो 1939 ईस्वी। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल जब ये निबंध संग्रह नहीं बना था, तब वो 1909 में सरस्वती पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है कविता क्या है, निबंध। और निबंध संग्रह में इसका क्रम जो है 11वां क्रम है। जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि चिंतामणि निबंध संग्रह में कविता क्या है, निबंध कौन से क्रम पर है, तो 11वें क्रम पर है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11वें क्रम पर यह निबंध है, कविता क्या है। चिंतामणि भाग 1, ये निबंध संग्रह में कुल 17 निबंध हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि 17 निबंध हैं। पहला है भाव या मनोविकार, दूसरा है उत्साह, ये तो आपने पढ़ा ही होगा अपने बचपन में, 9, 10th, 11th, 12th कहीं भी। श्रद्धा भक्ति, ये भी एक महत्वपूर्ण निबंध है। करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, यानी कि ये मनुष्य के भावों के बारे में लिखा गया निबंध है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनुष्य के भावों पे, उसके मनोविकारों पे, इन पर ज़्यादा विश्लेषण किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है, तुलसी के बारे में लिखा है, मानस की धर्मभूमि। देखिए, भारतेंदु, तुलसी, ये शुक्ल जी के फेवरेट रहे हैं, तो इस कारण से इन्होंने लिखा है। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हो जाता है। साधारणीकरण, ये भी शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण निबंध है।
और रसात्मक बोध के विविध रूप। वैसे तो सारे ही निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति उत्साह, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध हैं। इसके अलावा भी यदि आपके एग्ज़ामिनर को ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन सेट करना रहा तो वो ये पूछ सकते हैं कि शुक्ल जी ने कौन से मनुष्य के भावों पर निबंध नहीं लिखा है। तो जैसे क्रोध पर लिखा है, भय पर लिखा है, ईर्ष्या पर, घृणा पर लिखा है। तो हो सकता है कोई और दूसरा भाव दे दे या मनोविकार दे दे जिस पर शुक्ल जी ने निबंध ना लिखा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपने इस निबंध की भूमिका में, यानी कि ये जो चिंतामणि भाग 1 है, उस निबंध संग्रह की भूमिका में क्या लिखा है। तो ये है चिंतामणि की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई। यह जो है 1919 2 फरवरी को काशी में लिखी गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। लेकिन यह जो है 1939 में जब यह निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ तो उसकी भूमिका में इसे रखा गया है। आपके एग्ज़ाम में भूमिका से भी क्वेश्चन बने हैं कई बार, तो इस कारण से भूमिका पढ़ना भी महत्वपूर्ण हो जाता है और आचार्य शुक्ल के कथन तो हमेशा कहीं से भी उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो पढ़ते हैं, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर, यानी कि बुद्धि तो है इस यात्रा में, है ना। और कैसी यात्रा है, अंतर यात्रा है। इसमें बुद्धि तो है लेकिन हृदय भी है, मतलब सिर्फ तार्किक नहीं है, इसमें भाव भी हैं। इस कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भावों के बारे में लिखा है। तो भाव जो है हृदय से संबंधित होते हैं। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँची है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम बिना हृदय के सिर्फ बुद्धि के भरोसे इस यात्रा पर निकलें तो हम क्या हो जाएंगे, जल्दी थक जाएंगे, ज़्यादा श्रम करेंगे, जल्दी थक जाएंगे। लेकिन जब हृदय भी इसमें साथ देने लगता है तो श्रम का परिहार, यानी कि श्रम तो हम करते हैं लेकिन थकान थोड़ी कम हो जाती है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है, जिससे कि आपके हृदय को शांति मिले या अच्छा लगे। बस इतना ही निवेदन करके इस बात का निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूँ कि ये निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान। तो आचार्य शुक्ल बोल रहे हैं कि ये पाठक निर्णय करेंगे कि ये विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है। तो ये है आपके इस चिंतामणि निबंध संग्रह की भूमिका। और आज की क्लास में हम एक्चुअली इतना ही रखते हैं, क्योंकि यह निबंध जो कविता क्या है निबंध है, वो बहुत ही बड़ा निबंध है और इसे हमें खंड खंड करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा निबंध, ये देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें 13 खंड है ना, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे इसके 13 खंड है। तो इन 13 खंडों को हम एक ही दिन में तो नहीं पढ़ सकते, तो इस कारण से हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हम दूसरे अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे कविता क्या है निबंध, जिसमें उसका पूरा पाठन आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद।